कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी है जो हम कल सीखेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में सीखेंगे। देखिए, इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के तहत हमने आपको लैंग्वेज, डायलेक्ट, लिंग्वा फ्रैंका, इन सब का मीनिंग बताया, ग्रामर क्या होती है ये भी समझाया। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन और उनके टेक्स्ट के नेम पढ़े पहले लेक्चर के दौरान। हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि लिटरेचर का पर्पस क्या होता है, कैसे वो किसी भी एक समय के गवर्निंग रूल्स और फिलॉसफीज़ को आप तक लेकर के आता है, यानी कि ये समाज के दर्पण का काम करती है लिटरेचर। आप उसी के बेसिस पर ये एनालाइज करते हैं कि आज आप जिस सोसाइटी में हैं वो सोसाइटी का बेस क्या है, आपका खुद का जो कैरेक्टर है वो सोसाइटी के कैरेक्टर से कैसे जुड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में सोसाइटी ने जो भूमिका निभाई है उसे आप इस लिटरेचर के वाया एक मीनिंग उसमें डालते हैं, यानी कि आप उसके रियलिज़म के क्लोज पहुंचते हैं कि आप जो जीवन जी रहे हैं, समाज ने आपसे जो जीवन एक्सपेक्ट किया वो बोगस नहीं है, इट इज़ अ रियल थिंग। और वो आपको समझ आता है जब आप कई सौ या हज़ारों वर्षों के अनुभवों को समझते हैं। लिटरेचर आप तक वो अनुभव लेकर के आते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, कई तरह के अनुभव आप तक आते हैं। हमने इसी लिटरेचर के तहत वेदों का आरंभ किया। हमने पिछले लेक्चर में वेद शब्द और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को समझा। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम स्पेसिफिक वेदास के वाया परस्यू करेंगे। हमारा पहला टर्म है द वेदास में ऋग्वेदा। आपको पता है कि हम 1500 के अराउंड के इस टेक्स्ट को अर्लीस्ट टेक्स्ट के रूप में मानते हैं, हमारे देश से मिलने वाला। सो इट इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द वेदास। और टाइम कितना है इसका गुरप्रीत? 1500 BC। दैट वाज द ऋग्वैदिक पीरियड। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स इन वैदिक संस्कृत। 1028 सूक्त हैं इसमें। कितने हिम्स हैं इसमें? 1028 सूक्त हैं इसमें, जिसे हम हिम्स कह के पुकारते हैं, और वो भी वैदिक संस्कृत में, जो आगे जाके क्लासिकल संस्कृत के रूप में जानी जाएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। प्रेयर्स आर लार्जली फॉर सीकिंग वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ये सब लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप सिविल सर्विसेज लेवल के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पर देखते हैं, जिन टॉपिक्स के विषय में हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास संपूर्ण नॉलेज है। बेसिक सी चीज़ें वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत होती हैं। सिंपल सी एक स्टेटमेंट ही है कि जो वेदों का मेन एम्फेसिस है वो वर्ल्डली नॉलेज, यानी कि वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी सीख करने के लिए है। दैट इज़ अ स्टेटमेंट। और हम कई बार 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट में कंफ्यूज होते हैं। जब एक सब्जेक्ट एक स्टडी स्कीम के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करते हुए आता है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, और टॉपिक है यहाँ पर लिटरेचर, तब वो इन चीज़ों को कई सारे कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स में से छान के निकाल लेते हैं और स्ट्रेट अवे लिख देते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी किसी भी टॉपिक को उसके सब्जेक्ट ब्रांच के वाया टारगेट करने की। आई बात समझ में? उन्होंने सहजता से एक लाइन में ये चीज़ मेंशन कर दी। NCERTs के अंदर हालांकि ये अच्छे से है, उसमें लगातार ये ज़रूर सिद्ध होता है कि प्रकृति का जिक्र है, इंद्रियों को जागृत करने की बात है, आसपास सराउंडिंग नदियाँ, झील, झरने, पहाड़ और मौसमों की बात आती है, ऋतुओं का ज्ञान इसमें चर्चा किया गया है। बट एक सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में ये किताब आपको चीज़ें बताएगी जो काफ़ी वैल्यूएबल हैं। तो सीधी सी बात है कि ऋग्वेद में ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है नेचर का, प्रकृति का विवरण दिया गया है, और वो भी बहुत खूबसूरती से। इसमें प्रेयर्स हैं, यानी कि प्रार्थनाएं हैं, विच आर लार्जली फॉर सीकिंग वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल डेवलपमेंट की बात है। ओके, आप भौतिक विकास की बात की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वो भौतिकता, वो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी कई तरह के आज के समय के उन एक्सेप्टेबल ह्यूमन वैल्यूज़ के दम पर खड़ी है जिसका जिक्र अभी आएगा। तो तभी मैं साथ साथ एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ ये कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात करता है ये टेक्स्ट। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आप अपना भौतिक विकास करें,
ये करना चाहिए। आप एक मटेरियल प्रॉस्पेरस सोसाइटी होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं। आप अपने कर्म पथ को, अपने प्रोफेशनल पाथ को यदि धर्म के अनुसार लीड करते हैं तो ये सभी के लिए लाभकारी होगा, जीवन को बेहतर स्तर पे ले जाएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, हम अक्सर ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। कैपिटलिज्म की वजह से लेबर एक्सप्लॉइट होती है, कैपिटलिज्म की वजह से वेल्थ कंसंट्रेट होती है, कैपिटलिज्म की वजह से एक लार्जर मासेस कई तरह के रिसोर्सेज और प्रॉस्पेरिटी से डिप्राइव हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ये सच भी है कि कैपिटलिज्म ने एक मटेरियल डेवलपमेंट की है और उसी मटेरियल डेवलपमेंट को आज हम सब में बांटना चाहते हैं सोशलिज्म के वाया। अगर कैपिटलिज्म वो वेल्थ डेवलप ना करता, कैपिटलिज्म वो इनोवेशंस टेक्नोलॉजी में ना करता, तो शायद कैपिटल फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो सड़कें, वो हॉस्पिटल्स, वो एजुकेशन सिस्टम, वो मेडिसिन्स और आज की डेट में अपने सराउंडिंग कंडीशंस को, यानी कि ख़ास तौर पर वेदर कंडीशंस को कंट्रोल करके अपने लिए बेटर लिविंग कंडीशंस पैदा करना, शायद ये ना हो पाता। कैपिटलिज्म ने ये किया और अंततः सोशलिज्म के तहत हम ये मानते हैं कि इसमें सबका शेयर होना चाहिए। जीवन में समानता देना एक बात है, जीवन के स्तर को ऊपर उठाना ये दूसरी बात है। सभी लोग दूषित पानी पी रहे हैं, आप उसमें सबको समानता दे दें कि इस दूषित तालाब पे सभी का अधिकार हो, ये एक कहानी है। लेकिन स्वच्छ जल उपलब्ध कराना ये दूसरी कहानी है। जीवन के स्तर को भी ऊपर उठाना होता है। इसको लेकर के हमारे वेदों में, पुराणों में, कई धर्म सूत्रों में और शास्त्रों में बहुत गहरी चर्चाएं हैं। आज दिन तक जितने ग्रंथ बने हैं अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए, उनमें इन विषयों पर ही बात हुई है। वो बात अलग है कि किन्हीं वेस्टर्न ऑथर्स की तरह, थिंकर्स, स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स की तरह एक थ्योरी का टाइटल दे करके, एक सब्जेक्ट का टाइटल दे करके उन्हें किन्हीं पॉइंट्स मैनर में लिखा या उतारा नहीं गया। अगर आज की डेट में आप फ़िलासफ़र्स को पढ़ते हैं तो मेजॉरली यूरोपियन रेनेसेंस के समय के फ़िलासफ़र्स की लिखी हुई कहानियाँ की लिखी हुई थ्योरीज़ हमारे पास हैं, उनके मॉडल्स हैं हमारे पास। वो कॉजल फैक्टर्स भी बताते हैं, आउटकम्स बताते हैं और उसका खंडन भी करते हैं। वहीं इससे बिल्कुल उलट हो जाते हैं ग्रंथ। वो इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। कई बार तंज की भाषा में, सटायरिस्ट मैनर में ये होता है। कई बारी ये उपदेशों के माध्यम से, कई बारी क्वेश्चंस पूछ करके। कहने का मतलब ये है कि उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। यूरोपियन रेनेसेंस के बाद जो मॉडर्न थ्योरीज़ पैदा हुई, उनकी खासियत ये रही कि आप उनके वाया बहुत सी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ये बेटरमेंट हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पर इन सभी सेक्रेड राइटिंग्स की, तो ये आइडेंटिफाई कराने से बेहतर आपको इस योग्य बनाती हैं कि आप एक परिवर्तन करें, आप चेंज लेकर के आएँ। एनालिसिस एक चीज़ होती है, लेकिन उस एनालिसिस के बाद खुद में युग परिवर्तन करना और फिर उस परिवर्तन को लोगों तक ले जा कर के उसे लीड करना, ये एक डिफरेंट एलिमेंट है। इसके तहत हर किसी का अपना केस होता है। आप खुल के बेटा खांसना, कोई टेंशन नहीं लेना, वो एक नेचुरल इशू है। लेक्चर में आता रहे, आपने घबराना नहीं है। सो नथिंग टू वरी, आई एम रेडी। मैं अपना काम करते रहूँगा। आप अपनी जो भी प्राकृतिक शारीरिक समस्या है उसको आप एक्सप्रेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेंशन ना लीजिएगा, दिमाग पे दबाव मत लीजिएगा। आई बात समझ में? सो द कॉन्सेप्ट इज़ कि प्रत्येक व्यक्ति का एक केस अपना अलग है और ये कॉन्सेप्ट्स इतने ब्यूटीफुल हैं कि हर व्यक्ति पर उतर आते हैं। ये इतने कॉम्प्रिहेंसिवली लिखे होते हैं, अनुभव किए होते हैं। तो उसी तरह से जब वेदों की बात आती है, ऋग्वेद मटीरियल डेवलपमेंट की बात करता है
वो ये कहता है कि धर्म तब स्थापित होगा जब आप, जो भी लोग गुर्बत में जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने योग्य संसाधन उत्पन्न कर देंगे। यह भी तो धर्म ही है ना। ये संसाधन उत्पन्न किस तरीके से करने हैं, इन संसाधनों को, इन रिसोर्सेस को नर्चर करके, डेवलप करके, इसका वितरण, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, आपकी एक नेता की भूमिका क्या होनी चाहिए यहाँ पर, संसाधनों पर, प्रकृति पर किस हद तक बोझ डाला जा सकता है, ये सब चीज़ों को भी वो आप में टटोलते हैं, आप पर ये ऑब्लिगेशंस भी लगाते हैं। तो इसलिए ये आपका एक सांस्कृतिक विकास भी करते हैं, एक कल्चरल डेवलपमेंट भी करते हैं, क्योंकि आपके वे ऑफ लाइफ को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, और कल्चर वे ऑफ लाइफ ही है। ये आपको भीतरी रूप में कई प्रश्न करने के लिए विवश करते हैं, जिसके वाया आप अपनी इंटरनल रिफाइनमेंट के पाथ पर होते हैं। और जब आप इंटरनली रिफाइन हो रहे हैं तो फिर आप एक्सटर्नल रिफाइनमेंट भी कर सकते हैं, आप मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि भीतरी रिफाइन हुए बिना, इंटरनली अवेकन्ड हुए बिना, इंटरनली प्रोग्रेस किए बिना, आत्मन का ज्ञान हुए बिना, अगर आप बाहरी चीज़ों का विकास कर रहे हैं, मटेरियल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, आप उसको एंड करेंगे सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन में ही। आप एक कंज्यूमर की तरह बिहेव करेंगे, आप एक एक्सप्लॉयटेटर की तरह बिहेव करेंगे, आप एक ऐसे न्यायाधीश होंगे जिसके हाथ में सजा देने की, प्रताड़ना देने की शक्ति तो है, लेकिन उसके भीतर न्याय के कोई गुण नहीं है। तो आप में और क्रिमिनल में फिर कोई अंतर नहीं है। तो आप भीतरी उत्थान करिए, भीतरी विकास करिए, और उसके बाद ये आप ही पर तो फिर निर्भर करेगा, क्योंकि आप उस भीतरी विकास को बाहर नहीं लाएंगे, ये कहाँ तक सही है, आपको वो बाहर लाना है। तो आप अगर देखें ध्यान से, आपको ऑलवेज ये नज़र आता है कि प्रॉस्पेरिटी से पूरी तरह युक्त रहते हैं लॉर्ड विष्णु, पूरी तरह युक्त रहते हैं, उनकी वेशभूषा, उनके आभूषण या सभी कुछ। दूसरी तरफ आप किन्हीं और धर्मों में चले जाएं, आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को इस रूप में देखेंगे कि पूर्ण रूप से जो राजा हैं, द किंग, आप उनके वस्त्र, उनकी पोशाक देखेंगे उन महान हस्तियों पर, लेकिन बिल्कुल दूसरी ओर आप उनका जब कंडक्ट देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस पद से, उस पोशाक से, उन आभूषणों से, उन महलों से जो भी लाभ हैं वो आप अपने लिए नहीं कमा रहे हैं। ये इंटरनल रिफाइनमेंट का नतीजा है, ये कल्चरल डेवलपमेंट का नतीजा है। आप यदि किसी भी राजा के वेशभूषा में हैं तो उसका उद्देश्य ये है कि आप एक प्रेरणा के रूप में सामने खड़े हैं, ताकि जितने भी ये सभी के सभी टाइम बीइंग टेम्पोरल रूलर हैं, ये सीख सकें कि एक रूलर किस रूप में पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, फिर ही संसाधनों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, फिर ही वो सोसाइटी की वेलबींग के लिए, इस पोजीशन के लिए योग्य है। हमेशा से हमारी फिलॉसफिकल, हमारी डॉक्ट्रिनल स्टडीज़ में अलग अलग धर्म, अलग अलग सेक्ट, अलग अलग ग्रंथों ने इस चीज़ पर बहुत एम्फेसाइज़ किया है। आई बात समझ में? तो मैंने बताया चाहे वो विष्णु का ही पहनावा रहा हो, लेकिन आप हमेशा नोटिस करेंगे उनकी टीचिंग्स, उनके कंडक्ट्स ये रहे हैं कि दैट इज़ टू गिव, बेटरमेंट करना, एक पालक के रूप में, एक पालनकर्ता के रूप में, एक लोकपाल के रूप में आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। निजी भोग के लिए वस्तुओं का सृजन नहीं किया जाता है, वस्तुओं के भोग से मुक्ति हेतु एक आंतरिक उत्थान के मार्ग पर चला जाता है, एक इंटरनल अपलिफ्टमेंट के पाथ पर चलते हैं, ताकि वस्तुओं के भोग की आवश्यकता ना पड़े। और इस चरित्र के साथ हम अपने बाहरी सराउंडिंग को शेप देना शुरू करते हैं, उनके भीतर के मूल्य को पहचानते हैं, उसकी यूटिलिटी अर्थात उपयोगिता को पहचानते हैं, और अंततः फिर हम उसका विकास करते हैं। क्योंकि देखिए,
इमेजिन करिए कि मैं खड़ा हूँ और मैंने अपने भीतरी विकास के माध्यम से, यानी कि मैंने अपनी कल्चरल डेवलपमेंट के माध्यम से कई तरह की विद्याएं, कई गुणों को आत्मसात कर लिया है। सपोज कीजिए कि ये मेरे सामने है, दिस इज़ अ बैम्बू स्टिक। मैं भीतरी उत्थान प्राप्त कर चुका हूँ और जब ये मेरे सामने है तो मुझ में आज ये गुण है कि मैं इसके मूल्य को पहचानता हूँ, प्रकृति में इसकी उपयोगिता को, इसकी यूटिलिटी को पहचानता हूँ। मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ उन दुर्गम पर्वतीय श्रृंखलाओं से बहते हुए झरनों से जल ला करके इन क्षेत्रों में डालने के लिए, ताकि पशुओं को मिल सके और जीवन यहाँ बच सके। तो मैं इसका उपयोग उस तरह से कर सकता हूँ। मैं इसको बांसुरी के रूप में विकसित कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं। तो मेरे सामने अगर ये कोई नेचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको नेचुरल रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। शर्त यह है कि मेरा स्वयं का भीतरी रूप में उत्थान होना चाहिए, तब मैं इन चीज़ों में मूल्य देख पाऊँगा और मैं यह भी देख पाऊँगा कि इसकी सही उपयोगिता क्या है। मैं झरने का समूचा पानी डाइवर्ट नहीं करूँगा क्योंकि अनंत जीव जंतु भी उसमें जीते हैं। मैं किसी भी तरह से समस्त जंगलों को साफ कर इससे बांसुरी का व्यवसाय शुरू नहीं कर दूंगा क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये भी एक बड़ी बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये कई पशु पक्षियों का नेचुरल हैबिटेट हैं। लेकिन फिर भी मैं इसकी इस उपयोगिता को भी समझता हूँ कि इससे कई तरह के इक्विपमेंट, कई टूल्स और कई वेपन्स बनाए जा सकते हैं। उपयोगिता अनुसार मैं वह भी बनाऊंगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप मटेरियल लाइफ की बात करते हैं, वर्ल्डली अफेयर्स की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो आप मनुष्य को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अपने आसपास इस प्रकृति को देखो, इसमें बेअंत संसाधन हैं तुम्हारे हेतु संपदा पैदा करने के लिए, यानी कि इसमें एंडलेस रिसोर्सेज हैं जो तुम्हारे लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, तुम्हें इसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए तुम्हें अपना आत्म विकास करना होगा, तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तुम्हें डेवलप होना होगा, तुम्हें सांस्कृतिक रूप में आगे बढ़ना होगा। और ऐसे में आपको एक वाइज पाथ पर चलाने के लिए आप पर कई तरह के अनुबंध लगाए जाते हैं। आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ट्रुथफुल रहना है, आपको जस्टिस के पाथ पर चलना है, आपको जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है। ये सभी चीज़ें भी इन्हीं वेदों में आपको बार बार अलग अलग हिम्स में, अलग अलग सूक्त में बार बार एम्फेसाइज की गई हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसलिए नेचर की खूबसूरती, मटीरियल वर्ल्ड, द वर्ल्डली अफेयर, इन सब पर एम्फेसाइज है। इंद्रियों को जागृत करने की कहानी है, भीतर से बाहर की ओर देखने की बात हो रही है, वर्ल्डली लाइफ में एंटर करने की बात है। समाज तब तक अनासक्त हो चुका था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो एक लंबे समय की प्रक्रिया, 8000 BC की अगर मैं बात करूं तो नियोलिथिक टाइम के बाद, वो नियोलिथिक समय था, उस समय में एग्रीकल्चर आरंभ हो रहा है और धीरे धीरे उसका विकास हो रहा है। धीरे धीरे बर्तन बनाने की कला आ रही है, धीरे धीरे आप एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं, यानी कि स्लोली कल्चर विकसित होने लगा। लेकिन ये समय अभी भी नहीं आया कि आप एक सिविलाइजेशन तक पहुंच पाएँ। कल्चर तो है लेकिन इस लेवल पर नहीं कि सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हो सके। कितने ही भारतीय कल्चर इस रूप में आगे बढ़ते रहे और अंततः हम बड़ी मेहनत के फलस्वरूप 2250 BC 2250 BC को एक पीक सिविलाइजेशनल पोजीशन पर पहुंचे, दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक पहली नगरीय क्रांति हमने देखी। ये कैसे हो पाया? क्या आप उन लोगों के पुरुषार्थ को, उनके परमार्थ को कम करके देखते हैं? बिल्कुल नहीं। इतने भव्य नगर बनाना, इतने लंबे वर्षों तक उनका चलना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, ये ऐसे संभव नहीं था। इसमें कड़ी मेहनत लगी। उन लोगों की साइंस, टेक्नोलॉजी,
उनकी इकोनॉमी की नॉलेज, बिल्डिंग की नॉलेज, उनके रिलेशंस को मेंटेन रखना, रूल रेगुलेशंस, सोसाइटी को मैनेज करना, कई क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। लेकिन अंततः 1800 के अराउंड ये सब समाप्त होता नज़र आया। ये 1800 से लेके 1500 बीसी का जो पीरियड है, देश में ऐसा हुआ जैसे एक अनासक्ति सी दिखती है। आप चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं हैं, मतलब आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंडल्जेंसेस नहीं है, आपकी कोई आसक्तियाँ नहीं हैं। जीवन जैसा है वैसा चल रहा है, आप सिर्फ सर्वाइवल पे डिपेंडेंट हैं, एक सब्सिस्टेंस बेस्ड लाइफ है, प्रकृति के अधीन है पूरी तरह से, जैसा मौसम है उस तरह से जीवन जी ले रहे हैं, प्रकृति को बदलने में सक्षम नहीं। प्रकृति जो कि आपके पुरुष तत्व को, यानी कि आपके सामर्थ्य को बार बार आकर के चुनौती दे रही है और जगा रही है, ताकि आप प्रकृति को उसके संपूर्णता तक ले जा सकें। देखिए, एक नदी है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रकृति की बात करें तो सपोज कीजिए कि नदी बहती है पर्वतों से, नदी को बहना ही है और बह करके उसे समुद्र को प्राप्त हो ही जाना है। लेकिन नदी क्या चाहती है? जहाँ वो आज जिस रूप में बह रही है, जितने के जीव जंतु उसके भीतर पल रहे हैं और जितनी की वनस्पतियों को वो समर्थन दे पा रही है, अगर आप उस नदी को उसकी संपूर्णता दे दें तो आपका ये पुरुष तत्व प्रकृति के उत्थान में, विकास में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक नवजात जन्मा बालक है या बालिका है, उसे वैसे भी बड़ा होना ही है, लेकिन अगर मैं उसे अपनी शिक्षा के माध्यम से एक वृहद रूप दे दूं, एक संपूर्णता दे दूं, तो वो अंततः किस चीज़ को प्राप्त होगा आप इमेजिन करें। वैसे भी उसे बड़ा होना ही है, वो 5 साल का, फिर 10 साल का, फिर 15, फिर 20 का, 25 का, 35 का, आकार उसका बड़ा ही है। लेकिन उसे मुझे यदि संपूर्णता देनी है, मुझे उसे बहुआयामी बनाना होगा। उसके लिए मुझे उसको हार्नेस करना, उसके पोटेंशियल को मुझे उसे एक्सप्लॉइट करना होगा। एक्सप्लॉइट उसके उस शरीर को मुझे उपयोग में लाना होगा। मैं उसे फिज़िकली फिट करूँगा, मैं उसे एक्सरसाइजेस कराऊँगा, प्राणायाम कराऊँगा, मैं उसे वॉक कराऊँगा। मुझे उसकी आत्मा को उपयोग में लाना है, मैं उसे सही गलत का अंतर सिखाऊँगा। मुझे उसके मस्तिष्क को उपयोग में लाना है, मैं उसे बताऊँगा कि कैसे वस्तुओं में मूल्य विकसित किया जाता है और यह मूल्य जनहितकारी कैसे बनाया जा सकता है। तो टू एक्सप्लॉइट दैट ह्यूमन फुली, I will definitely develop that human, and that human will become resource from a layman, and that is human resource development. आज की डेट में उस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हम उसे एजुकेशन देते हैं, बेटर हेल्थ देते हैं, बेटर सैनिटेशन देते हैं, हाउसिंग देते हैं। इसी तरह से प्रकृति चुनौती देती है, प्रकृति आवाहन करती है पुरुष का, प्रकृति बार बार उसके सामने प्रस्तुत होती है कि पुरुष उसे उसकी संपूर्णता तक पहुंचाए। तो ये नदी को उत्पन्न होना है और अंत ही होना है। वह वनस्पति और जीव जंतु उसमें जो पल रहे हैं वो पल नहीं है, लेकिन यदि हम उस वनस्पति से कई खेतों को सिंचित कर पाएँ, यदि हम उस वनस्पति से कई लोगों को भोजन दे पाएँ, कई वृक्षों तक पानी पहुंचा पाएँ, कई नहरों के माध्यम से कई मरुस्थलों को अगर हम वनस्पति में बदल पाएँ, और अंततः वह नदी अगर अपने गंतव्य तक पहुँचे, यानी कि अपने मुहाने तक पहुँचे, दैट इज़ द माउथ ऑफ द रिवर टू द ओशियन, दैट इज़ द डेल्टा और द एस्चुरी, बीट एनीथिंग, उस नदी का जीवन योग्य जीवन हुआ। आपने उसका संपूर्णता में परिवर्तन कर दिया। उसे दूषित ना करें, उसका अनड्यू हार्नेस ना करें, उसको ये ना हो कि वो सूख जाए, उसमें जीवन जीने योग्य पानी ही ना रहे, उसकी वनस्पति उसके नेचुरल रस्तों में ख़त्म हो जाए और उसकी मरीन लाइफ डैमेज हो। तो हम अक्सर इस बात पर तो कभी लाइफ में डिस्कशन नहीं करते कि रिवर को इरिगेशन के लिए यूज़ क्यों कर रहे हैं, रिवर को उस रीजन में वेजिटेशन के लिए यूज़ क्यों कर रहे हैं। बात इस बात पे होती है कि आपने इतना वाटर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया कि डाउन द स्ट्रीम वेजिटेशन ही नहीं जिंदा रह पा रही, उस रिवर का वाटर इतना पोल्यूटेड कर दिया कि उसमें अब कोई एक्वेटिक लाइफ जी ही नहीं पा रही है। इन बातों पे चर्चा होती है। तो ये तो नहीं कहा करने को, क्योंकि जब मैं उस पुरुष की भांति उस नदी को, प्रकृति को संपूर्णता का रूप देने